नमस्कार, स्वागत है आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। पूरी दुनिया और हमारा देश भारत इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त लॉकडाउन के पीड़ित में हैं और दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा भारत ही तीसरे लॉकडाउन में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, क्या हमारे पास प्लानिंग होगी तीसरे लॉकडाउन के बाद, हमारी सरकार के पास किस तरह का नक्शा है कि अर्थव्यवस्था को और बाकी सब चीजों को हम किस तरह से किस मोड़ पर लेकर के जाएं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आनंद मानव जी। आनंद जी, स्वागत है आपका। आप नमस्कार, प्रेसिडेंट ऑफ धन्यवाद। मैनिफेस्टो कमेटी बिहार कांग्रेस। हमारे साथ इस चर्चा में प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप मीडिया प्रभारी बीजेपी। साथ ही साथ हमारे साथ पुष्पराज जी जुड़े हुए हैं। आप राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। स्वागत है आपका पुष्पराज। जी, धन्यवाद। प्रवीण कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की होती है जो सरकार चला रहा होता है, जो सरकार की तरफ से चुनकर इस वक्त सत्ता में होता है। राज्यों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि राज्यों के जो लोग बाहर हैं उनको अपने घर में वापस लेकर के आना और किस तरह से घर वापसी के बाद उनके स्वास्थ्य की हम देखभाल करेंगे ताकि कोरोना और ना फैले, इस चीज के लिए प्लानिंग करना। ऐसे में 17 तारीख के बाद किस तरह की प्लानिंग, जब अब तीसरे लॉकडाउन पीरियड के बाद बाहर निकली तो जनता के पास क्या? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी भी बाजार में हम लोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन से लेके हो, चाहे वो मतलब सभी तरह का दुकानें जो पटना में लगभग सारी दुकान खुल चुकी है और जो ग्रीन जोन में है वहाँ 17 के बाद हम लोग जो बस है उसको भी चलाने का कोशिश करेंगे और लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंशन का जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का वो रहेगा कि सोशल डिस्टेंशन किसी भी तरह मेंटेन हो, लेकिन उसमें भी समस्या आएगी, उसका हम लोग निराकरण करेंगे। और बाजार बिल्कुल खुल चुका है, अब मतलब उस तरह का जिस तरह का प्रॉब्लम हम लोग सोच रहे थे उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जी, लेकिन प्रवीण कुमार जी, बाजार को खोल देना एक अलग बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शायद हमने इसीलिए चुनी थी ताकि कोरोना का संक्रमण आगे ना बढ़े। अगर इससे संक्रमण फैला तो सरकार के पास क्या प्लानिंग है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं? जैसा कि हम लोग जो लोग अभी बिहार के अंदर हैं और जो बिहार से बाहर आएंगे, पहले तो इस मुद्दे पे हम बात कर ले। बिहार से जो लोग बाहर आएंगे वो 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे। 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद वो अपने घर को जा सकेंगे, या होम क्वारंटाइन हो या क्वारंटाइन सेंटर जाए। दोनों दो तरह की बातें हैं। अब जो रहे बिहार के अंदर के लोग लगभग लोग अभी तक जो हम लोग पाए हैं उसमें लगभग कोरोना का जो मरीज है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और जो कुछ बचे हुए हैं, जो जमाती के कुछ लोग बचे होंगे, हो सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और जब हमारे पास सारा डाटा मौजूद है तो बाजार पहले की तरह खोल दिया जाएगा फिर से पूरी तरह। जी, आनंद मानव जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रवीण कुमार जी के उत्तर से? देखिए, ऐसा है कि जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें देखना पड़ेगा जो बिहार की, खास करके अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो ये पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अभी तक हम लोगों को 550 जो कल तक का फिगर था, 550 लोग जो हैं वो कोरोना ग्रसित पाए गए थे और जिसमें अभी में जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से 5 की मौत हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ तो जाँच ही उस स्तर पे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आप जाँच नहीं चीज़ जो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे प्रवीण भाई ने भी कहा कि जो बाहर की और अंदर की बात इन्होंने कही, तो निश्चित रूप से जो आप समझ लीजिए कि 40 लाख लोग जब बिहार वापस आएँगे, समूचे भारतवर्ष से, तब यहाँ की क्या स्थिति होगी। एक बहुत भयावह स्थिति हमारे सामने आने जा रही है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे आवश्यक था, जो बार-बार हमारे राष्ट्रीय नेता बार-बार रिपीट कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी उनको तत्काल ज़रूरत है पैसे की और उनको तत्काल पैसे मदद होनी चाहिए जिससे कि वो
कुछ दिनों तक स्थायी रूप से किसी जगह ढंग से रह पाएँ। और यहाँ पे क्वारंटाइन की भी जो सुविधाएँ हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि किसी भी स्तर पे विपक्ष को शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष को शामिल नहीं किया गया है तो जो सूचनाएँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ जाती है, हालाँकि अब मीडिया को भी मना हो जी, गया है कि क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या स्थिति है, अधोगति है वहाँ पे, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर हम लोगों को अगर रहता उसमें तो शायद पारदर्शिता मेंटेन होती। बिल्कुल लेकिन सही ऐसी कहा प्रवीण जी, बड़ा आरोप है ये कि विपक्ष को किसी भी तरीके से किसी भी नीति में शामिल नहीं किया गया। शायद ये वो वक़्त है जब हम अपनी सारी राजनीति और सारी जो अ, आपस के मनमुटाव है, उसे भूल के पहले कोरोना के लिए एक सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर जहाँ-जहाँ है, जी, जहाँ-जहाँ चाहे जहाँ भी हो, गाँव के स्तर की बात करेंगे तो गाँव में जो प्राथमिक स्कूल है या कोई भी सरकारी संस्थान, कोई भी सरकारी स्कूल में वहाँ क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, सभी जगह। और शहरों में भी उसी तरह सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान या कुछ प्राइवेट संस्थानों में भी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। और इनका कहना है कि विपक्ष को कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें विपक्ष को सम्मिलित करने की कहाँ आवश्यकता है? सरकार की चीज़ें हैं, वो जी, सरकार किसी दलीय आधार पर तो चलती नहीं है। जी। सरकार की चीज़ें कोई दलीय आधार पे तो चलती नहीं है। हुँ, हुँ। और दूसरा इनका कहना है कि 45 लाख बिहारी यहाँ बाहर से आएँगे। फर्स्ट तो इनको जी, ये बता दें कि इनके तरह हम लोग महाराष्ट्र और दूसरे जगह का कर्नाटक में जितनी अच्छी स्थिति है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितनी खराब स्थिति है। आज के ही ये में मज़दूर का जो मौत हुआ है, वो जी, कुमार जी किनकी आपको बता दूँ, किनकी महाराष्ट्र में स्थिति खराब नहीं है। महाराष्ट्र ने प्रति 10 जाँच अधिक लाख हुआ है। व्यक्तियों पर जो टेस्ट किए हैं, वो ज़्यादा किए हैं। सबसे कम टेस्टिंग का जो रेट प्रति 10 लाख है, 200 से 285 के बीच वो बिहार में चल रहा है। अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे संक्रमित मरीज कितने हैं? वो नहीं, है ना शौर्य जी, मैं आपको यहाँ कहना हमारे चाहूँगा, यहाँ जब अजगर जब आता है ना तो उसके सामने कबूतर जो है वो आँख बंद करके बैठ जाता है, जैसे कि समस्या है ही नहीं। तो कमोबेश मात्रा में हमारे यहाँ ये स्थिति है। अब जहाँ तक विपक्ष की बात ये कह रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये समय राजनीति का नहीं है, ना ही अपनी रोटी सेकने का है। ये वैश्विक संकट है, हम सब लोग उससे परेशान हैं, एक-एक आदमी परेशान है और सब मिल के ही इसका निदान लगा सकें। आप क्वारंटाइन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल से ये भी शायद कहीं जाके नहीं देखे होंगे। मीडिया वाले देखे हैं जो रिपोर्ट हम लोगों के पास आई है। और जो लोग क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आए हैं, उन लोगों का जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं कि जी, अधोगति, वहाँ पे जो शब्द है हिंदी में, वो अधोगति है वहाँ पे लोगों की। और उसके बाद जो बार-बार ये कहा जा रहा है, इसे लाने की बात है। आपको आश्चर्य होगा, कल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 नंबर रिलीज़ किए, व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किए, जो आपके इसमें भी आया था। और उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप तो आ ही रहे हैं लगातार, कम से कम अभी तक दोनों नंबर मिला के 3000 व्हाट्सएप आ चुके हैं, जो लोग अच्छा, ये बता दें कि पूरे देश की स्थिति है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है लोगों ने फ़ोन भी किया है और हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो दिया है, उसपे भी फ़ॉर्म भर के भेज रहे हैं। जो मदद की बात होती है, वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विपक्ष और पक्ष की बात यहाँ पे ये है कि ये पारदर्शिता आपकी तभी खत्म हो जाएगी, जब आप शामिल करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति को। और दलीय राजनीति से उठ के राजनीति, प्रवीण जी ने बिल्कुल सही कहा, वो करनी चाहिए। सरकार निश्चित रूप से 2 दलों, 3 दलों की यहाँ पे सरकार जी, है। हम सब बिहार के नागरिक हैं और दूसरी बात ये भी है कि किसी भी इस तरह की परिस्थिति में विपक्ष की भूमिका उतनी भी महत्वपूर्ण होती है, जितनी कि पक्ष की भूमिका, कि दोनों जनता से चुन कर आते हैं। चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो पक्ष के हों। हम भी एक बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मिल-जुल कर काम करेंगे तो शायद बेहतर निदान हो सकेगा। लेकिन हम बिल्कुल लोग सही बोला आपने आनंद जी। व्यवस्था मैं की बात मिल-जुल मैं के करते हैं। अपना काम जवाब की करेंगे। मैं जवाब दे दूं? जी, प्रवीण जी बोलिए। हाँ, मेरा कहना है कि विपक्ष के लोग तो बहुत कह रहे हैं कि मेरे पास ये व्हाट्सएप का ये आ गया, ये डाटा आ गया, ये डाटा आ गया। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, कहीं भी आप जाके नहीं देखे होंगे। मैंने अपने क्षेत्र के लगभग 5 क्वारंटाइन सेंटर को विजिट किया है। अब हम यहीं पे कहना आप चाहेंगे, 1 मिनट रोक के प्रवीण जी। नहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी जी और मैं आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितने अपने स्तर पे कितने क्वारंटाइन सेंटर बहुत को सही विजिट बात किया है, प्रवीण सिर्फ जी ने ये कही। बता मैं भी दीजिए। ये बता दें कि भेदभाव कहाँ से शुरू होता है। भेदभाव यहीं से शुरू होता है।
ये विपक्ष, ये चूंकि सत्तारूढ़ दल के, सिर्फ आपके व्हाट्सएप नंबर जारी करने से लोगों का अगर समाधान हो जाता, सिर्फ हमने तो व्हाट्सएप नंबर सबसे प्रथम दौर में ही जारी कर दिया था, सबसे प्रथम दौर में आपके पास मैं एक बार आना चाहूंगी। बिहार सरकार जो अपने लोगों के लिए, आनंद माधव जी आपके पास भी मैं आऊंगी, बिहार सरकार अपने लोगों के लिए जो कर रही है, ये कितनी राजनीति और कितनी मजबूत है? देखिए ऐश्वर्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बिहार सरकार जो है अभी वो जो भी काम कर रही है लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो हमारा डिबेट है, ये जो मुद्दा है वो इस चीज को लेकर है कि 17 मई के बाद जो है वो लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी, क्या सरकार बढ़ाएगी या उसको वहीं पर रोकेगी। मैं इस पर सबसे पहले आऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, बीजेपी के लीडर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं ऐश्वर्या, लॉकडाउन समाधान नहीं है। सरकार को इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है 2 महीने होने चले हमारे देश में, 2 महीने हम बंद हो चुके हैं। आप मुझे बताइए ऐश्वर्या, यदि आपको हमें बीमारी होती है और हमें जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और अस्पताल को बाहर से बंद कर देते हैं, इलाज नहीं मिलता है, तो क्या मेरा इलाज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। अस्पताल में मुझे इलाज चाहिए ना, दरवाजा बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। आपके पास 2 महीने का समय था, आपने लॉकडाउन किया। यहाँ बीजेपी के मीडिया प्रभारी बैठे, मैं उनसे भी पूछूंगा ये सवाल, आपने 2 महीने में व्यवस्था क्या थी साहब? आप हमें बंद तो कर दिए घर में, आप जनता को बंद कर दीजिए, आप तो कुछ करिए। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही गिरता जा रहा है, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही गिरता जा रहा है। और जहां तक ये प्रवीण जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका क्या है, विपक्ष हमारी क्या मदद करेगी। मैं आपको बता दूं प्रवीण जी, विपक्ष में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मनमोहन सिंह जैसे लोग, इकोनॉमिस्ट, जिनकी जो है मदद लेनी हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रवीण जी, लॉकडाउन हर चीज का समाधान नहीं है ऐश्वर्या, आप इस चीज को समझिए, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पुष्पराज जी सही कह रहे हैं। पहली बात तो लॉकडाउन समाधान नहीं है, लेकिन ठीक है, जिस वक्त ये महामारी आई उस वक्त किसी के दिमाग में नहीं था कि ये इतना भयावह रूप लेगी कि सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन की स्टेज में आ जाएंगी। लेकिन अब मुद्दा ये उठ रहा है कि 17 तारीख के बाद क्या प्लानिंग, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पिछले 10-15 दिनों में मामले रैपिडली बढ़े हैं, अगर लॉकडाउन के बाद आप खोलेंगे तो कितने स्तर पे मामले बढ़े? मेरा मानना है कि पुष्पेश जी का जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा आरोप भी लगा दिया कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है और हम लोग ने हॉस्पिटल को कोई भी किसी भी अस्पताल को उस मूलभूत सुविधा में नहीं रखा। ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। प्रवीण जी, मैंने ये नहीं बोला, प्रवीण जी मैंने ये नहीं बोला मूलभूत सुविधाओं में आपके शब्द से सर वही अलग रहा था सर। नहीं प्रवीण जी, मैं एक उदाहरण दिया, यदि हम आप बीमार पड़ते हैं, हमें जाके अस्पताल में यदि बंद कर दिया जाए, क्या हमारा इलाज हो जाएगा? प्रवीण जी आप मुझे ये बताइए, वहां पर हमें इलाज दिया जाएगा ना। तो ये लॉकडाउन पे है, हमें लॉकडाउन आपने 2 महीने के करीब कर दिया प्रवीण जी, आपने 2 महीने के करीब लॉकडाउन कर दिया, तो इसके बाद आपने क्या सुविधा किया? अब लॉकडाउन हम लोग अगर लॉकडाउन की स्थिति में नहीं आते, लॉकडाउन नहीं करते, तो हमारी स्थिति इटली से भी भयावह हो सकती थी। हम सबसे पहले ये जान ले कि हम इटली और अन्य विकसित जी प्रवीण जी, एक और आरोप है बिहार सरकार पे कि इस लॉकडाउन पीरियड में उसने अपने एमएलएस को तो बाहर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन जो विपक्ष के एमएलएस थे उनको रोका गया, उनको उतनी परमिशन नहीं दी गई मदद करने की। आनंद माधव जी सही कह रही हूँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे प्रवीण जी ने अभी हमें कहा कि हम 7 सेंटर में गए, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सत्तारूढ़ पक्ष के हैं तो आपको घूमने की आजादी है, आपको पास मिल गया। हम विपक्ष के लोग पे हैं और सड़क पे निकलेंगे तो आप डंडा चलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग गए हैं और हमारे लोग जाके लोगों से उन्होंने बातचीत की है, देखा है, और जो आपके माध्यम से जो हमारे पास समाचार आता है, जो मीडिया के माध्यम से हमारे पास समाचार आता है, उस मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि वहां की क्या स्थिति है। तो आरोप लगाना अलग बात है, आप 7 जगह गए, आप सत्तारूढ़ पक्ष के हैं, आप 50 जगह जा सकते हैं क्योंकि आपको अलाउड है, हमको नहीं अलाउड है तो हम एक भी जगह नहीं जा सकते। एक बात, दूसरी बात ये 17 की बात जहां तक है, तो हम लोगों को 2-3 चीजें समझने की बात है कि लॉकडाउन के बाद क्या। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या अभी तक सरकार की क्या प्लानिंग है, किसी को जानकारी नहीं है कि 17 के पहले बाद जो है लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है
ये लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, या फेज वाइज धीरे धीरे खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, इसकी कोई जानकारी अभी प्लान वे में किसी के सामने नहीं आई है। एक तो बहुत बड़ा प्रश्न है, तो सारे जनता के दिमाग में जो है ये बातें घर कर गई हैं कि भैया इसके बाद क्या होगा। दूसरी बात ये है कि लोगों का जो आवागमन है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। तीसरी बात जो पीयूष जी ने कही, पुष्प जी ने, मैं उस पर एग्री करता हूँ कि जो आर्थिक स्थिति है उसपे बहुत जबरदस्त हम लोगों को चोट पहुंचने वाला है। वर्षा के कारण भी एक तो किसान घर में बंद हैं, दूसरा जो बेमौसम ओला वर्षा और पानी वर्षा इसके कारण उनकी बुरी स्थिति है। तो क्या 1-2 हज़ार रुपया देके हम वो उनका खामियाजा भुगत सकते हैं? सीधा-सीधा किसानों के खाते में 10,000 रुपया तुरंत डालना चाहिए और सीधा-सीधा तुरंत जो है बाकी मजदूर हैं उनके खाते में 7,500 रुपया डालना चाहिए। ये तभी जाके हमको लगता है कि थोड़े दिन तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उन लोगों के बीच में आएगी। फिर उसके बाद हम लोग रिकंस्ट्रक्शन की ओर जाएँ, पुनर्संरचना की ओर जाएँ और उसके बाद फिर हम आगे को काम को बढ़ाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए ना, आपने थाली बजवाया, 4 दिन का समय दिया, आपने दीप जलवाया, आपने 2 दिन का समय दिया, आपने लॉकडाउन किया, 4 घंटे का समय दिया। एक तो प्रक्रिया काफ़ी देर से शुरू हुई। 30 जनवरी को हमारे यहाँ भारत में पहला केस आया। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बताया कि भाई कोरोना नामक एक बहुत महामारी आ रही है। आप इससे सचेत हमको होने की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ ने उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन किया, लेकिन हम जगे कब? हम जगे 22 मार्च, 21 मार्च को जगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि संदेहास्पद लगती हैं और आप जो है किसी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिना प्लानिंग का आपने लॉकडाउन किया, विच इज नॉट राइट। लॉकडाउन के कोई खिलाफ में नहीं है, सबको जान प्यारी है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस भयानक बीमारी से हम लोग बचें, लेकिन अभी जो स्थिति है कोरोना से, जैसा कि बहुत सही कहा गया, आपने, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लेकिन प्रवीण जी, इस मामले में मैं समर्थन करूंगी। जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय किसी को नहीं पता था परिस्थितियां कैसी होंगी, लेकिन सरकार ने जिस तरह से अपने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से आने में लेट किया, फिर उनके किराए को लेकर के विपक्ष के साथ राजनीति हुई, ऐसे में तमाम तरीके के आरोप सरकार पर है। सिर्फ वो 1,000 रुपए जो मजदूरों के खाते में गए, मजदूरों के अलावा और भी वर्ग हैं जिन्हें अपने अपने काम धंधे संभालने, उनके लिए क्या? सबसे पहले मैडम, मैं आपसे थोड़ा क्योंकि 2 लोग हैं, मैं समय थोड़ा ज्यादा चाहूंगा। पहले तो मैं पुष्पराज जी का उत्तर दे देता हूं कि उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी से सलाह लेनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी से किस तरह की सलाह लेनी चाहिए? 2009 से लेके हमने 14 तक देखा है कि किस तरह का सलाह उन्होंने देश को दिया है और देश को किस तरह बुरी तरह आर्थिक मंदी की ओर धकेला है। ठीक है, ये हम लोग प्रवीण जी इस चीज को मत अच्छी तरह जान रहे हैं कि किस तरह के साहब मैं आपको बताऊं, 1991 में जब देश की स्थिति खराब थी, प्रवीण जी इस चीज को समझिए सर। 1991, आज 1991 के श्रेणी में हम लोग नहीं है, आज 1991 के श्रेणी में नहीं है। मैं वहां जाने की बात नहीं कर रहा हूं साहब, आपको मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे एक पॉलिसी लाई थी, उसका नाम था एलपीजी, आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो पॉलिसी लाकर मनमोहन सिंह ने इस देश को उबारने की कोशिश करी थी। आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है क्या? प्रवीण जी मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, इनके पास कोई पॉलिसी है क्या? जो यदि सरकार, ठीक है प्रवीण जी मैं आपसे पूछता हूँ, यदि सरकार खोल देती है, सरकार लॉकडाउन खोल देती है 17 के बाद, तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान है क्या? आपने 2 महीने लॉकडाउन होने चले प्रवीण जी, 2 महीने में समर्थन किया लॉकडाउन का, 2 महीने बहुत अच्छा चला, लेकिन 2 महीने होने चले, आपने कितना किट लाया? आपने मेडिकल फैसिलिटीज पे क्या व्यवस्था करी? अब जो यदि कोरोना की स्थिति, आप हमेशा लॉकडाउन करके नहीं जी सकते ना प्रवीण जी, आप इस चीज को समझिए। आप बीजेपी के लीडर हैं। आपने कहा कि कितना संसाधन हम जुटा पाए, कितना संसाधन जुटा पाए। अगर संसाधन हम नहीं जुटा, जी ऐश्वर्या मैडम। जी प्रवीण कुमार जी, पुष्पराज जी का सवाल इस मायने में बिल्कुल सही है। हम तीसरे लॉकडाउन पे आ चुके हैं। अब जनता को भी एक तरह की सांत्वना सरकार की तरफ से चाहिए कि 17 तारीख के बाद वो कौन से ठोस कदम होंगे, क्योंकि इतना तो जनता एक तरह से एक्सेप्ट कर चुकी है इस महामारी के साथ ही हमको जीना है, लेकिन उसके साथ भी हमारे साथ प्लानिंग क्या, जिसके तहत जनता के भी मन में विश्वास जगे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है हमारी। हमने इस तरह की गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुकी है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, सारे गाइडलाइन आपके नेट पे भी सभी लोगों के पास मौजूद है और उस तरह का ही प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि अभी
सबसे पहले इस कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए। पहले इस महामारी से अगर हम नहीं निपट पाएंगे तो आप देखिए इटली और ये वक्त बहुत कम है, हमें बिल्कुल किस स्थिति में हो संक्षेप सकते हैं। में आप खुद सोचिए, आपके हम लोग comments ने तो लॉकडाउन करके लॉकडाउन जी जी प्रवीण आज कुमार जी, समय आज बहुत कम अमेरिका है। ने सबसे पहले आनंद माधव अपना जी, मैं ये कहना कोई चाहूंगा विरोधाभास ना प्रवीण, करते हुए सिर्फ 30 सेकंड में हम कमेंट्स चाहेंगे कि क्या क्या करना चाहिए सप्ताह के बाद। प्रवीण जी सबसे पहले एक बात मैं जवाब दे दूं ऐश्वर्या जी, वो ये है कि पूरब और पश्चिम में बहुत का फर्क है। तो आप भारत की तुलना किसी विदेशी से पश्चिमी राज्य स्टेट से, राज्यों से, देशों से नहीं कर सकते हैं। जी यहाँ की पूरी भौगोलिक व्यवस्था, यहाँ की पूरी आर्थिक व्यवस्था, यहाँ की पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। हमको उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना चाहिए। अभी जब भी लॉकडाउन आप खोलें, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको मेंटेन करना पड़ेगा और मैंडेटरी है ये। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोग सफरर हैं हमारे, जो 50% पॉपुलेशन आबादी जो हमारे भारत की, वो इसके लिए अभी परेशान है बेचारा। उनको आप तुरंत के तुरंत आर्थिक सहायता दीजिए, जिसमें कि हमारे इकोनॉमिस्ट ने आपके नोबेल पुरस्कार जो जिनको मिला है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इससे 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा और सरकार के पास इतना पैसा है। उसके बाद जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें ताकि उसके साथ-साथ जो एमएसएमई है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तब मान लीजिए अगर बड़ा फैक्ट्री स्टील का नहीं खुलेगा, तो फिर स्क्रू ड्राइवर और ये पेंचकस का इसका कहाँ से खुलेगा? तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि बड़े जो फैक्ट्रीज हैं उनको कहाँ से कैसे क्या सरकार मदद कर सके, उनको मदद करे और साथ ही साथ तब जाके एसएमई भी जो उसमें आएगा, एसएमई को भी उनको आपको सब्सिडीज देना पड़ेगा ताकि वो जाके आगे बढ़े। अभी हमारा समय है देने का, लेकिन आनंद जी, बड़े हम फैक्ट्री, दाम बढ़ा आनंद जी, रहे मैं हैं। यहाँ पर एक बात बोलूंगा, जी, एक पुष्पराज जी बात मैं संक्षेप बोलूंगा, में, बड़े हमें आपसे फैक्ट्री भी अंतिम कमेंट्स चाहिए बस। बड़े फैक्ट्री को तो मुआवजा मिल जाएगी आनंद जी, बड़े फैक्ट्री को तो सरकार कहीं से, बड़े फैक्ट्री वाले जो है जो बड़े बीजेपी इंडस्ट्रीज का को चरित्र दबाव है, देकर मुआवजा ले लेंगे, मुआवजा ले जो लेंगे। बीजेपी का लेकिन जो चरित्र है, इंडस्ट्रीज है, हाँ, जो एफएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसका क्या, उसको कैसे संभालेंगे साहब? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एसएमई जो है, अनस्किल्ड देखिए एम्प्लॉय काम करते हैं एक बात देखिए, साहब, जो उसमें वही जो वही वही एफएसआई में अनस्किल्ड एम्प्लॉय मैं काम आपकी बात करते का हैं, समर्थन बड़े कर रहा फैक्ट्री हूँ, में मैं आपकी स्किल्ड बात का एम्प्लॉय। समर्थन कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का बिल्कुल पूरी तरह समर्थन कर रहा हूँ जी कि बस भाई इसमें प्रवीण हम लोग कुमार को जी आपके पास मैं आऊंगी। दोनों को आखिर देखना में पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में दोनों को जिम्मेदारी देखेंगे तभी सरकार जाके की ही हमारे होती है, पास जो विपक्ष है सिर्फ अपनी राय रिजल्ट दे आ सकता सकता है है, और अन्यथा जनता बहुत जो आप कहेंगे उसे और स्वीकार सबसे कर सकती महत्वपूर्ण है। हमारा किसान है, सरकार क्योंकि क्या करेगी? 50% जी, हमने मध्यम वर्गियों के लिए सबसे पहले ईएमआई जो 3 महीने के है वो उससे मुक्त किया है और इससे मुक्त नहीं किया कंपनियों को है, भी डिले किया है। आपकी जानकारी पूरी ले लीजिए प्लीज, जो प्रोसेस है वो देखिए, उसका क्या पूरी जानकारी ले लीजिए प्रवीण जी। आपने मुक्त नहीं किया, आपने माफ नहीं किया है, आपने 3 महीने कहा है कि आप नहीं दीजिएगा, लेकिन आगे आपको इसको देना पड़ेगा और संभवतः बहुत सारी कंपनी इसमें ये भी आ रही हैं जिनका बाकी है कि विद यू हैव टू पे इट विद द इंटरेस्ट। जी, तो वो आगे 3 बोलिए। महीने डिले हो चुका है साहब। आप थोड़ा सा और गाइडलाइन को अच्छी तरह पढ़िए आनंद जी। फिर आप हमसे गाइडलाइन क्या है गाइडलाइन भाई? बिल्कुल, गाइडलाइन तो हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पक्ष और विपक्ष दोनों से यही मांग करेंगे कि अपनी सारी राजनीति भूल करके इस वक्त, इस महामारी जैसे वक्त में एक होकर के काम करें ताकि उससे जनता का भला हो सके। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी आपका भी धन्यवाद, प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद, पुष्पराज जी आपका भी धन्यवाद और इसी के साथ ऐश्वर्या जी दर्शकों आपका भी फिलहाल के लिए धन्यवाद। इजाजत दीजिए। बने रहिए एनबीआर 24 के साथ। आपका भी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।